नमस्कार। अभी कुछ रोज पहले सरकार ने एक फिल्म को बैन कर दिया जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी। सतलज नाम की इस फिल्म में पंजाब में जो लंबा आतंकवाद का दौर चला, एक एक रक्त रंजित दौर, एक काला अध्याय, उसमें बहुत सारे निर्दोष मासूम लोग मारे गए, आम लोग मारे गए, पुलिस वाले मारे गए, राजनेता मारे गए, सामाजिक कार्यकर्ता मारे गए, कलाकार मारे गए। लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से एक तरफा बात दिखाई गई और स्टेट को, पुलिस को पूरी तरह से खलनायक के तौर पर पेश किया गया, उसने हिंदुस्तान में एक नई बहस छेड़ दी है। पंजाब में आतंकवाद बहुत लंबे दौर तक चला। आज की नौजवान पीढ़ी को इस बारे में कम मालूमात है, लेकिन ये एक ऐसा दौर था जिसमें पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में, एक दहशत भरा माहौल रहा। इसके पीछे लंबी कहानी है। कैसे संत जरनैल सिंह भिंडरावाला पैदा हुआ, कैसे स्वर्ण मंदिर में मोर्चेबंदी की गई, वहां पर फौजी कार्रवाई हुई और भिंडरावाला भी मारा गया, उसके समर्थक भी मारे गए। इसके अलावा उसके बाद हत्याओं का एक लंबा दौर चला। संत हरचरण सिंह लोंगोवाल मारे गए, जिन्होंने राजीव गांधी के साथ समझौता किया था शांति के लिए। सरदार बेअंत सिंह मारे गए। अमर शहीद लाला जगनारायण, उनके बेटे रोमेश चंद्र, मनीष तिवारी के पिता वीएन तिवारी, बहुत सारे लोग मारे गए। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, जो बेचारे आज भी बैसाखियों का सहारा लेकर चलते हैं। और ऐसा नहीं कि हिंदू मारे गए, सिखों ने बड़ी अजीम कुर्बानियां दी इसको लेकर। लेकिन अफसोस की बात है कि आज सब कुछ भुला दिया गया। आज अगर कुछ याद है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में देश के खिलाफ मुल्क मुखालिफ ज़हनियत वाले लोग अपना एजेंडा चलाना चाह रहे हैं। ये ऐसा दौर था जब पूरे उत्तरी हिंदुस्तान में एक आतंक भरा माहौल था। पार्कों में टहल रहे लोगों पर हमला किया गया, चाय की दुकान पर बैठे लोगों पर हमला किया गया, रामायण सीरियल देख रहे लोगों पर हमला किया गया। आप रामायण नहीं देखोगे, आप हिंदू गतिविधियां नहीं करोगे जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। बसों को रोका गया, सवारियों को नीचे उतारा गया, उनमें से हिंदुओं को अलग खड़ा करके लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। यूनिवर्सिटीज के अंदर हमला किया गया, स्टूडेंट्स को मारा गया, प्लेन हाईजैक किए गए। कनिष्क हादसे में तो सैकड़ों लोग मारे गए। एक वक्त ऐसा आलम था कि दिल्ली में बड़ी अफवाहें उड़ी कि ट्रांजिस्टर बॉम्ब हैं, ये हैं, बैलून बॉम्ब हैं, और इसका परिणाम ये हुआ कि पंजाब में पलायन हुआ। बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे लोग पंजाब छोड़ छोड़ कर चले गए। पंजाब के देहाती इलाकों में जो हिंदू आबादी थी वो पंजाब के शहरी इलाकों की तरफ माइग्रेट कर गई। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो सिख हिंदू धर्म के सबसे बड़े मुहाफिज माने जाते थे, उन्हें पूरे हिंदुस्तान में शको शुबे की दृष्टि से देखा जाने लगा। हर दाढ़ी वाला और पगड़ी वाला लोगों को कुछ और ही नजर आने लगा। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भारत की लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद दिल्ली में और दूसरी जगहों पर जो सिख विरोधी दंगे भड़के, उसमें बहुत सारे मासूम सिख मारे गए। पूरे देश में सिख विरोधी एक लहर दौड़ पड़ी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक रणनीतिक भूल थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये दिल्ली का दबाव था कि जल्द से जल्द आप स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से खाली कराइए। पहले तो आपने भिंडरावाला को बढ़ावा दिया, फिर रातों रात आपने फौज को यह आदेश दिया कि जल्द से जल्द स्वर्ण मंदिर खाली कराया जाए।
वहां बहुत बड़ी तादाद में सिविलियंस थे। फौजी तौर तरीकों पर मोर्चेबंदी थी जनरल शाहबेग के नेतृत्व में। इसके अलावा जो लोग अंदर थे, जो श्रद्धालु थे, उन्हें आतंकवादियों ने ढाल की तरह इस्तेमाल किया। इसमें बहुत बड़ी जनहानि हुई, फौज के बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत बड़ी तादाद में आम नागरिक हताहत हुए। सिखों के सबसे बड़े धार्मिक आस्था के प्रतीक अकाल तख्त को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके बाद आतंकवाद को समाप्त करने की जो कमान है वो सरदार बेअंत सिंह के नेतृत्व में और केपीएस गिल के सेनापतित्व में लड़ी गई। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी पंजाब पुलिस जूलियो रिबेरो के रूप में बहुत शानदार काम की शुरुआत कर चुकी थी। रिबेरो साहब पर कई हमले हुए। जब वो रोमानिया में राजदूत थे तो बुखारेस्ट में उन पर हमला किया गया। पंजाब पुलिस के बहुत सारे अधिकारी, डीआईजी, आईजी लेवल तक के अधिकारियों पर हमले हुए। डीजीपी के बेटे पर हमला हुआ। एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर लेवल के सैकड़ों अधिकारी मारे गए। बहुत बड़ी तादाद में हजारों से ज्यादा सिपाही मारे गए। लेकिन पंजाब पुलिस ने बेहद पेशेवर अंदाज में आतंकवाद को निपटाया, त्याग किया, कुर्बानियां की, लेकिन आतंकवाद को समूल जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दिया। जो लोग ये कहते हैं कि निर्दोषों को मारा गया, आतंकवादियों को नहीं मारा गया, तो फिर आतंकवाद खत्म कैसे हो गया? आतंकवादियों ने प्रत्युत्तर क्यों नहीं किया? पंजाब से आतंकवाद को उन्हीं लोगों ने खत्म किया जिन्हें फिल्मों के माध्यम से और दूसरे प्रोपेगेंडा के सहारा लेकर खलनायक बनाने की कोशिश की जाती है, विलन बनाने की कोशिश की जाती है। यानी कि जो हिंदुस्तान का हामी है, जो भारतवर्ष का समर्थक है, वो विलन है। जो पाकिस्तान का समर्थक है, जो पाकिस्तान की शय पर, उस पाकिस्तान की शय पर जिसने सिख धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। असली पंजाब कहां है? असली पंजाब आज भी पाकिस्तान में है। सिख धर्म की असली जड़ें पाकिस्तान में ही पनपी, लेकिन वहां से सिख धर्म को मिटा दिया गया। सिखों को वहां से हिजरत करने के लिए मजबूर किया गया। यह अलग बात है कि आज जो सिख पृथकतावादी खालिस्तान की बात करते हैं, उनकी परिभाषा में सिर्फ भारत वाला पंजाब है जहां खालिस्तान बनाना है। पाकिस्तान वाले पंजाब में तो वो करने की बात तो दूर, कहने की भी नहीं सोचते। पंजाब ने बहुत लंबा दौर देखा आतंकवाद का, लेकिन इसके बाद पंजाब में शांति हुई और पंजाब की शांति से पूरे देश में एक सुकून, एक शांति का माहौल बना। लेकिन ये बात जो कनाडा में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, यूरोप के दूसरे देशों में बैठे हुए, उन्हें बात ये पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि ये कैसे हो गया? हिंदुस्तान का माहौल, पंजाब का माहौल पूरी तरह से कैसे बदल गया? यहाँ रोजाना आतंकवादियों की कारगुजारियां होती थी, पुलिस की तरफ से इनकाउंटर किए जाते थे। वहां सब कुछ अचानक ऐसा शांत, ऐसा सामान्य क्यों हो गया? यही वजह है कि वो तमाम लोग जो नहीं चाहते कि पंजाब में हालात सामान्य रहें, वो हमेशा इस जुगत में लगे रहते हैं कि कुछ ऐसा करें। कुछ हालात ऐसे हुए सियासी वजहों से कि पंजाब में ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाने लगा जो प्राकृतिकतावादी सोच रखते हैं। ऐसे लोग जो हिंदुस्तान से बाहर हैं, वो अपना एजेंडा वहां से चलाते हैं। कनाडा के गुरुद्वारों में जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया, उस दिन खास लंगर आयोजित किया जाता है, उनके हत्यारों को महिमा मंडित किया जाता है, भिंडरवाले को महिमा मंडित किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे वो खिलौना बंदूकों से इंदिरा गांधी के कटआउट की तरफ निशाना तानते हुए दिखाए जाते हैं। बहुत जगह तो बड़े बड़े जो एडल्ट हैं, वयस्क हैं, वो भारत के झंडे को
तिरंगे झंडे को अपने जूतों से कुचलते हैं। लेकिन जब कोई, जैसा कि न्यूजीलैंड में हुआ, ऐसी कोई बदतमीजी कर रहे थे, अचानक वहां के लोकल लोगों ने कहा नहीं, यहाँ ये सब वाहियात हरकतें नहीं चलेंगी, सांप सूंघ गया। वो हमेशा कमजोर समझते हैं जो दूसरे हिंदुस्तानी वहां पर बसे हुए हैं। वो ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तानी कहीं ना कहीं, जो हिंदू समुदाय है, उस दिलेरी का परिचय नहीं देता जो उसे देनी चाहिए। यही वजह है कि लंदन में सिख मुस्लिम मोहल्ले में जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि उनके समुदाय की युवती को वापस कर दिया जाए। लेकिन उसी धरती से हिंदुस्तान को, हिंदू धर्म को, हिंदुस्तान की रिवायत को, परंपराओं को, हिंदुस्तान के नेताओं को खूब दिल भरकर गालियां बकते हैं। दरअसल फिल्मों से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जो नौजवान पीढ़ी है, एमएनसी में काम करने वाली, नई जिंदगी जीने वाली, खासकर उदारीकरण के बाद, वो फिल्में देखकर अपना मंतव्य स्थापित करती है। नौजवान लड़के लड़कियां हैदर देखकर आते हैं, मिशन कश्मीर देखकर आते हैं, तो उन्हें हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की पुलिस फौज ही खलनायक नजर आने लगती है। वो सवाल करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने शांति भरा माहौल देखा है। वो जाते हैं गाड़ी में बैठकर पंजाब होते हुए वैष्णो देवी के लिए। उन्हें याद नहीं है कि वो दौर था जब वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे शाम होते ही। इस तरह की फिल्में जो होती हैं, जो एक खास एजेंडे के लिए, एक खास प्रोपेगेंडा के लिए बनाई जाती हैं, वो फिल्में जो हैं वो लोगों के दिमाग को दूषित करती हैं। लेकिन ऐसे लोग एक बात भूल जाते हैं कि प्रति उत्तर में भी फिल्में बन सकती हैं। अभी धुरंधर नाम की फिल्म आई 2 सीरीज में, जिसने तमाम पुराने मापदंडों को ध्वस्त करके रख दिया। ऐसा नहीं है कि आपके पास ही फिल्म बनाने के लिए कथानक है, नायक हैं, बहुत सारे इधर भी हैं। सबसे बड़े तो अपने गिल साहब हैं, केपीएस गिल। तमाम कोशिशों के बावजूद केपीएस गिल 82 बरस की उम्र तक जिए, खुलकर जिए। लाला जगत नारायण नहीं डरे, उनके बेटे नहीं डरे। पवन कुमार शर्मा, शेर पंजाब, शेर दिल आदमी, जिसने खुलकर ललकारा। और अलग बात है बाद में उसे धोखे से मारा गया। अपने बिट्टा साहब, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। सैकड़ों ऐसे नायक हैं, नेता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने डटकर मुकाबला किया आतंकवाद का, नहीं झुके। बहुत आसान है बाहर से आए लोगों को कत्ल कर देना, ऐसे लोगों को मार देना जो वहां पर अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में आए हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है हथियारबंद सशस्त्र लोगों का मुकाबला करना। आतंकवादी अव्वल दर्जे के कायर होते हैं, वो हमेशा कमजोर पर वार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पंजाब में क्या करती सरकार, क्या करती पुलिस? खामोश रहती, पंजाब को अलग हो जाने देती, पाकिस्तान का एजेंडा पूरा हो जाने देती, क्योंकि कुछ लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए। यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करनी है। आज भी खालिस्तान के समर्थकों की बड़ी संख्या है। हिंदुस्तान के बाहर वो खुलकर समर्थन करते हैं और हिंदुस्तान के अंदर वो मूक समर्थन करते हैं। पंजाब से बाहर बैठे हुए लोग खुद तो आराम की जिंदगी काट रहे हैं। पंजाब से बाहर का मतलब हिंदुस्तान से बाहर, क्योंकि पंजाब और हिंदुस्तान तो एक ही हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान में है वो आतंकवाद की आग में कूद पड़े, वो आराम से एक बहुत ही शानदार और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिएं, उनकी औलादें बहुत ही सुरक्षित माहौल में रहें, और भारत के बेटे बेटियां यहाँ आतंकवाद, दहशतगर्दी और असुरक्षित माहौल में अपनी जिंदगी काटें। ये वो लोग हैं जिनके माँ बाप भी यहाँ रहते हैं, रिश्तेदार भी यहाँ रहते हैं, वहाँ से पैसा कमाकर यहाँ पर कोठियाँ बनाते हैं, हिंदुस्तान के लचर कानून का फ़ायदा उठाते हैं, बहुत सालों बाद यहाँ पर आते हैं, हिंदुस्तान मुखालिफ गतिविधियों में भाग लेने के बाद, और फिर चाहते हैं कि सरकार भूल जाए, सिस्टम भूल जाए, उन्हें आने की इजाज़त दी जाए, उन्हें अपना एजेंडा चलाने की इजाज़त दी जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदुस्तान से बाहर बैठे हुए सेपरेटिस्ट सिख हैं,
उन्हें हिंदुस्तान के सिखों ने जो तरक्की की है उससे कहीं ना कहीं ईर्ष्या होती है। आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सिखों ने बड़ी जबरदस्त तरक्की की है। हिंदुस्तान के हर शहर में सिखों का बहुत बड़ा, बहुत ही शानदार कारोबार है। सिख प्रधानमंत्री बना 10 साल तक, सिख मुख्यमंत्री, गवर्नर, मंत्री, एम्बेसडर, आर्मी, एयरफोर्स सबके अध्यक्ष रहे। ये बातें उन्हें पसंद नहीं आती हैं। वो सिखों की इस केंद्रीय भूमिका से ईर्ष्या तो करते ही हैं, लेकिन वो ऐसा खुद की वजह से नहीं करते। उन्हें ऐसा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से और जो हिंदुस्तान में बैठे हिंदुस्तान मुखालिफ लोग हैं उनकी तरफ से शह दी जाती है। बहुत सारी बातें हैं जो उठ सकती हैं। हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान की सोच बदल रही है। ये वो दौर नहीं है, वो ज़माना नहीं है जब हिंदू समुदाय अपने लचीलेपन की वजह से, अपनी सबको साथ लेकर चलने वाली सोच की वजह से खामोश रहा करता था। कम संख्या वालों की नीचता और पाशविकता से कहीं ज्यादा दुखदाई, असहनीय और अस्वीकार होता है अधिक संख्या वालों का खामोश रहना। भारत की विशाल जनसंख्या उसकी दुर्बलता हो सकती है, लेकिन यही उसकी शक्ति है। जिस दिन इसने अपना रवैया अलग कर लिया, खुद को ढाल लिया, पुरानी मान्यताओं से दूर हट गई, अपने एक सुरक्षित भविष्य के लिए, अपने अस्तित्व के लिए अगर हिंदू समुदाय का 1% हिस्सा भी सशस्त्र हो गया, इजराइल के तर्ज पर दुश्मनों से लड़ने के लिए कटिबद्ध हो गया, तो हालात क्या होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हथियार, बम, बारूद, इन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है बौद्धिक आतंकवाद। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि बौद्धिक आतंकवाद फैलाने वाले लोगों को कभी कोई दंड नहीं मिला। पाकिस्तान बनवा दिया ऐसे बौद्धिक आतंकवादियों ने, किसी दाढ़ी टोपी वाले ने, किसी धर्म को मानने वाले मौलाना ने हिंदुस्तान को तकसीम नहीं कराया। कोट पैंट टाई पहनने वाले, क्लीन शेवन, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों ने वो जहर के बीज बोए जो वट वृक्ष बन गए। एक जिन जो बोतल में बंद कर दिया गया, उसे बाहर निकालकर क्या हासिल हो जाएगा। ये डायलॉगबाजी करनी बहुत आसान है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है अक़लियत के लिए। इसलिए बेहतर होगा कि जो बातें ख़त्म हो गई, जो बुरा दौर बीत गया, उसे बीत जाने दिया जाए, उसे भुला दिया जाए, बिसरा दिया जाए। सहिष्णुता, उदारता, लचीलापन, ये शताब्दियों से हिंदू धर्म की विशेषता रही है। इसे ऐसा ही रहने दिया जाए। अगर इसमें परिवर्तन हुआ तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी। महान सभ्यता, इतिहास, वीरता, साहस किसी काम का नहीं अगर मौका परस्तों को, देशद्रोहियों को दंडित ना किया जा सके। मौजूदा सरकार भी कुछ ऐसी है जिसे अपने लोगों का त्याग तो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिजूल में ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने में उसे बहुत मजा आता है, जिनका योगदान कुछ नहीं है, जिन्होंने हिंदुस्तान को दिया कुछ नहीं है, हिंदुस्तान से लिया बहुत कुछ है। ये नया दौर है, नई सोच है, और जो नौजवान पीढ़ी है, ये बात सही है कि उसे इतिहास के बारे में कम मालूम है, लेकिन इसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वो इतिहास के बोझ को अपने साथ लेकर नहीं चलती। वो इस तरह की वाहियात बातों में नहीं पड़ती कि ये संस्कृति है हमारा, ये अहिंसा का इतिहास है, हमने दुनिया को संदेश दिया। नहीं,
जो हमारे देश के खिलाफ बोलेगा, जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो हमारे लोगों के खिलाफ बोलेगा, जो हम पर हमला करेगा, जो हमारी संस्कृति का अपमान करेगा, जो हम हमारे जीवन मूल्यों का अपमान करेगा, उसे दंडित करने का, उसे नष्ट करने का हमें पूरा अधिकार है, नैतिक तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी। इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, जय हिंद।